अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम अपने लेक्चर में डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स। ठीक है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग्स के लिए कौन कौन से अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं। उनमें से एक अकाउंटिंग सिस्टम था कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। आज से हम स्टार्ट करेंगे डिस्कशन ऑन इंडिविजुअल मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम्स। ठीक है, तो पहला अकाउंटिंग सिस्टम जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा हो तो आप लोगों को अब तक ये चीज़ क्लियर होगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम इज़ दैट मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम दैट डील्स विद द कॉस्ट ऑफ एनी बिजनेस। अब कॉस्ट टर्म का क्या मतलब है? कॉस्ट सिंपली मीन्स बिजनेस अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज़ पे, डिफरेंट कामों पे, डिफरेंट चीज़ों पे जितने पैसे स्पेंड करता है, जितना खर्चा करता है, वो कॉस्ट कहलाता है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम वो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है जिसके अंदर बिजनेस की डिफरेंट कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है और फिर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग के लिए ये डिफरेंट टाइप के मैनेजर्स के साथ कम्युनिकेट की जाती है। हम ऐसे सिस्टम को कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कहते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट, क्योंकि किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम की वर्किंग को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि किस किस्म की कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड होती है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की कॉस्ट हो सकती हैं, या हम कहें तो हम अपने डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट को डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको हम डिफरेंट नाम दे सकते हैं। अब देखो, सिंपल ओवरऑल जनरली मैं बात करूं तो कॉस्ट का मतलब है मेरा खर्चा। ठीक है, जो बिज़नेस ने पैसा खर्च किया, बिज़नेस ने पैसा स्पेंड किया। लेकिन जिस किस्म का डिसीजन होगा, आपको उस डिसीजन से रिलेटेड ही कॉस्ट का डेटा चाहिए ना। एग्जाम्पल देती हूँ, मैं डिसीजन लेना चाह रही हूँ, मतलब मैनेजमेंट डिसाइड करना चाहती है कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट की प्राइस को सेट करने के लिए बिजनेस को कुछ रेलेवेंट कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उस बिज़नेस के पास, मैनेजमेंट के पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारे इस प्रोडक्ट को बनाने में कितना खर्चा आया है। अब एक स्पेसिफिक टाइप की कॉस्ट है जिसकी बेसिस पे प्राइस रिलेटेड डिसीजन लिया जाएगा। बात समझ में आती है? अच्छा, फिर बिजनेस जो है वो अपने प्रोडक्शन प्लांट की प्रॉफिटेबिलिटी को एसेस करना चाह रहा है कि जो हमारा प्रोडक्शन प्लांट है वो इस टाइम पे प्रॉफिट्स में जा रहा है कि लॉसेस में जा रहा है। तो इस किस्म के डिसीजन को लेने के लिए मैनेजमेंट के पास एक ख़ास तरह का कॉस्ट का डेटा होना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट क्या होते हैं? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अर्निंग्स में से आपने अपनी कॉस्ट माइनस करनी होती है, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप का कॉस्ट का डेटा चाहिए होगा। ठीक होती है बात? कहने का मतलब ये है कि बिजनेस को डिसीजन मेकिंग के लिए कॉस्ट, अपने खर्चों को कुछ डिफरेंट तरीके से क्लासिफाई करना पड़ता है, कुछ डिफरेंट तरीक़ों से ग्रुप करना पड़ता है। तो आज के लेक्चर में हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं, दे कैन बी क्लासिफाइड बाय एलिमेंट। दे कैन बी क्लासिफाइड बाय एलिमेंट। फिर हम कॉस्ट को 3 नाम देते हैं: मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस। material cost, labor cost and overhead expenses, and based on the traceability to a single unit of production, cost can be classified as direct or indirect cost. पहले हम इस cost classification को देखते हैं कि ये material, labor and overhead expenses क्या है। फिर हम देखेंगे कि ट्रेसेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखो तो कॉस्ट को हम एक नाम देते हैं डायरेक्ट कॉस्ट और एक कॉस्ट को हम नाम देते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ये फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन बाय एलिमेंट, कि हम कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड ऑन देयर रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स। तो देखो, एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए बिजनेस को किस किस किस्म का खर्चा करना पड़ता है, हम उस जो लाइक आइटम्स, जो एलिमेंट्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने में, हर उस एलिमेंट पे बिजनेस को कुछ ना कुछ खर्च करना पड़ता है, कुछ ना कुछ पेमेंट करनी पड़ती है। अब एक बिजनेस एक प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करता है तो उसको रॉ मटेरियल चाहिए, ऐसी बात है ना। और उस रॉ मटेरियल को बिजनेस क्या करेगा? किसी सप्लायर से परचेज करेगा। ये सप्लायर से जो परचेज कर रहे हैं हम रॉ मटेरियल, तो हम बेसिकली, मतलब बिजनेस बेसिकली क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल पे खर्चा कर रहा है।
10,000 का हमने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, 10,000 रुपीज़ का रॉ मटेरियल परचेज़ किया, तो बिज़नेस की कॉस्ट ऑन रॉ मटेरियल कितनी आई है? 10,000। ठीक होती है बात। फिर ये जो मटेरियल हमने ख़रीद लिया ये ऑटोमेटिकली तो फाइनल प्रोडक्ट में नहीं बन जाएगा, होगा क्या कि कुछ लेबर्स होंगे जो इसके ऊपर काम करेंगे, इस पर प्रोसेसिंग करेंगे, इस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करेंगे इनटू फिनिश गुड और फाइनल प्रोडक्ट। ठीक होती है बात। अभी जो लेबर्स काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको हमने क्या करना होता है? वेजेस, उनकी सैलरीज पे करनी होती हैं। बिजनेस ने वेजेस लेबर्स को पे करनी होती है, तो बिजनेस के लिए ये लेबर्स की जो सैलरीज होती हैं ये क्या होती है? एक तरह की कॉस्ट होती है, इसको हम कहते हैं लेबर कॉस्ट। बात समझ में आती है? हमने 10,000 का मटेरियल ख़रीदा था, 15,000 उस पर हमने लेबर्स को पे किया कि इस रॉ मटेरियल को प्रोसेस करके फाइनल गुड में बना दो। तो मटेरियल कॉस्ट थी 10,000 और लेबर कॉस्ट थी 5,000। बात समझ में आती है? फिर प्रोडक्ट पे जो हमने मटेरियल को प्रोसेस करके लेबरर्स ने फाइनल प्रोडक्ट में बनाया, तो इस प्रोसेस में इस प्रोडक्ट पे कुछ और ख़र्चा भी आया होगा। किस किस्म का ख़र्चा आया होगा? अभी जो मटेरियल्स पे लेबर्स ने काम किया है ये किसी फैक्ट्री वगैरह में हुआ होगा, किसी बिल्डिंग में हुआ होगा, ऐसी बात है। अब जहाँ बैठ के लेबर्स ने ये काम किया, लेट्स सपोज वो जो बिल्डिंग थी वो रेंट पे थी, वो बिल्डिंग, वो फैक्ट्री रेंट पे थी, तो बिज़नेस ने ये रेंट पे करना है, बिल्कुल पे करना है। अब जिस फैक्ट्री में ये प्रोडक्ट बन रहा था उस फैक्ट्री में ज़ाहिरी बात है बिजली इस्तेमाल हो रही होगी। अगर उस फैक्ट्री में कहीं फ़ोन टेलीफोन रखा है तो वो फ़ोन का बिल भी आना होगा, तो बिज़नेस ने वो बिल भी पे करना होगा। फिर इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं वर्कर्स, उन वर्कर्स को देखने के लिए एक सुपरवाइज़र हायर किया होगा जो कि इन वर्कर्स पे नज़र रख रहा होगा कि ये काम ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, प्रोडक्शन सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ऐसी बात है। कहने का मतलब है मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट के अलावा कुछ और ऐसे खर्चे होंगे जिनको किए बगैर ये मटेरियल फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, जैसे रेंट की पेमेंट थी, यूटिलिटी बिल्स की पेमेंट थी, इन एक्सपेंसेस ने इस प्रोडक्ट को बनाने में एड की है, बनाने में हेल्प की है। बात समझ में आती है? जो मटेरियल कन्वर्ट होके फाइनल प्रोडक्ट फाइनल गुड में बनेगा, इस मटेरियल की कन्वर्जन के लिए जो हम खर्चा इनडायरेक्टली ऑन प्रोडक्शन कर रहे होते हैं वो भी तो कॉस्ट बिजनेस ने पे करनी है ना। इस किस्म की कॉस्ट को हम नाम देते हैं, ये बिजनेस के डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं या ओवरहेड कॉस्ट है। इसको हम क्या नाम देते हैं? ओवरहेड कॉस्ट। एक प्रोडक्ट की जो कॉस्ट एक बिजनेस पे खर्चा आ रहा होता है, it is basically sum of its material cost, labor cost and other expenses or overhead cost। फिर अगर हमने यही जो हम बेसिक तो 3 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे आ गई हैं, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। इस कॉस्ट को हम अगर क्लासिफाई करना चाहें बेस्ड ऑन ट्रेसिबिलिटी, ट्रेसिबिलिटी का मतलब है कि जिस कॉस्ट को आप सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन पे ट्रेस बैक कर सको, इसको हम ट्रेसिबिलिटी कहते हैं। तो कॉस्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं एज 2 टाइप्स, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट इज दैट कॉस्ट विच कैन बी easily and conveniently traced to a unit of product or other cost object। जब आप एक कॉस्ट की अमाउंट को ट्रेस बैक कर सको टू अ सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन और द कॉस्ट ऑब्जेक्ट जिसकी आप कॉस्टिंग कर रहे हो, हम उस कॉस्ट को कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। या आसान लफ्ज़ों में जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस के ऊपर डायरेक्ट खर्चा लग रहा होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट कहलाती है। अब अगर हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें हम 3 तरह के बेसिक खर्चे करते हैं, रॉ मटेरियल का खर्चा करते हैं, लेबर का खर्चा करते हैं और ओवरहेड्स पे खर्चा करते हैं। तो अभी जो डायरेक्ट मटेरियल और लेबर है, मटेरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट है, ये एक ऐसा खर्चा है जो कि डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे लगा। अब एक कारपेंटर है, वो चेयर बनाता है, ठीक है, तो वो कारपेंटर आपको अपने एक्सपीरियंस, अपने प्रोडक्शन के एक्सपीरियंस से बता सकता है कि एक चेयर को बनाने में कितना वुड इस्तेमाल होगा, कितनी नेल्स लगती हैं, कितना वार्निश लगता है, क्योंकि वो ये काम करता है। अभी जो वुड्स लगती हैं, नेल्स लगती है, वार्निश लगती है, ये क्या, ये मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग अ सिंगल चेयर है। सिमिलरली वो कारपेंटर आपको ये भी बता सकता है कि मैं एक चेयर बनाता हूँ तो कितने
घंटों में बनाता हूँ, कितना टाइम लग जाता है, और मुझे इस टाइम के लिहाज से कितनी पेमेंट होती है, ये भी पता चल सकता है हमको। इसलिए डायरेक्ट कॉस्ट में हमारे पास दो तरह की कॉस्ट आती हैं, मटेरियल कॉस्ट एंड लेबर कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट में से जो दो कॉस्ट थी, मटेरियल एंड लेबर, वो डायरेक्ट कॉस्ट की कैटेगरी में आती हैं, यानी कि बात समझ में आती है। फिर दूसरी टाइप ऑफ कॉस्ट बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी है इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट, अगर डायरेक्ट कॉस्ट है वो खर्चा जो बिजनेस डायरेक्टली प्रोडक्शन पे कर रहा होता है, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, वो खर्चा जो बिजनेस इनडायरेक्टली प्रोडक्शन पे करता है। डायरेक्टली ये चीज़ें प्रोडक्शन में इस्तेमाल नहीं हो रही, ये वो खर्चे हैं जो प्रोडक्शन को एड करते हैं, प्रोडक्शन को हेल्प आउट करते हैं, प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। मतलब हमने जब पिछली स्लाइड में हमने प्रोडक्ट कॉस्ट की बात की, तो हमने जो अदर एक्सपेंसेस या ओवरहेड कॉस्ट को कहा था, ये बेसिकली कौन सी टाइप ऑफ कॉस्ट है, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है। अब जो रेंट पे किया, इस रेंटल के पेमेंट की वजह से प्रोडक्शन तो हुई, लेकिन ये रेंट का पैसा डायरेक्टली प्रोडक्शन पे तो नहीं लगा। जो यूटिलिटी बिल बिजली इस्तेमाल हुई, वो फैक्ट्री में, ऑफिस में भी इस्तेमाल हो रही थी, प्रोडक्शन जिस जगह पे हो रही है वहाँ पे भी इस्तेमाल हो रही थी। ऐसी बात है। अभी जो बिजली का बिल पे करना है, ये पैसा डायरेक्टली प्रोडक्शन में नहीं लगा, इस कॉस्ट की वजह से प्रोडक्शन प्रोसेस सिर्फ फैसिलिटेट हुआ है। ऐसी कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट कॉस्ट that can be easily and conveniently traced to product or department. For example, cost of paint in the paint department of an automobile assembly plant. जिस डिपार्टमेंट में ऑटोमोबाइल्स असेंबल होते हैं, वहाँ उसमें एक गाड़ी पे कितना पेंट इस्तेमाल होता है, ये डायरेक्ट कॉस्ट है। Indirect cost that must be allocated in order to be assigned to a product or department. अब ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ये ऐसा खर्चा होता है जो बिजनेस ओवरऑल डायरेक्टली प्रोडक्शन पे नहीं कर रही होती, ओवरऑल प्रोडक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए कर रही होती है। तो अब हमें डायरेक्टली पता नहीं चल सकता कि एक प्रोडक्ट को बनाने में, एक यूनिट को बनाने में बिजनेस ने कितना इनडायरेक्ट कॉस्ट कंज्यूम किया है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप एक कारपेंटर से पूछ के अंदाज़ा तो लगा सकते हो कि एक चेयर को बनाने में कितना वुड इस्तेमाल होता है, कितना वार्निश लगता है, कितनी नेल्स लगती हैं। वो कारपेंटर आपको ये भी बता सकता है कि ये चेयर 2 घंटे में बन जाती है और 2 घंटे के मुझे 100 रुपये मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। तो मटीरियल कॉस्ट और लेबर कॉस्ट तो हम ईज़िली ट्रेस कर सकते हैं टू देयर ओरिजिनल अमाउंट्स, ठीक है ना, कि एक यूनिट को बनाने में कितना खर्चा आया। लेकिन जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये एक ऐसी कॉस्ट होती है जिसको हम इजीली ट्रेस बैक नहीं कर सकते। अब फैक्ट्री में चेयर्स बन रही थी और फैक्ट्री में यूटिलिटी बिल आया 1 महीने का 10,000, ठीक है। अभी जो यूटिलिटी बिल आया, मतलब बिजली वगैरह का बिल आया है, ये हम ये तो नहीं कह सकते कि एक चेयर को बनाने में कितनी बिजली कंज्यूम हुई थी, ये तो पता नहीं चल सकता ना हमको। तो इस किस्म की कॉस्ट के लिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट के लिए हम क्या करते हैं, कॉस्ट के लिए एक टर्म इस्तेमाल करते हैं कि इनडायरेक्ट कॉस्ट मस्ट बी एलोकेटेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन यूनिट्स के ऊपर एलोकेट की जाती है। खुद से जो डिसीजन मेकर्स होते हैं वो असाइन करते हैं। डिसीजन मेकर्स खुद से एक कॉस्ट की वैल्यू को लेके उसको अप्लाई करते हैं ऑन द प्रोडक्शन। ताकि क्यों ये ज़रूरी होता है, ये इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपको टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता चल जाए। और टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस ओवरहेड कॉस्ट। अब ये इनडायरेक्ट कॉस्ट कैसे एलोकेट करते हैं, ये हम आगे के लेक्चर्स में देख लेंगे। अब हमारे पास, अभी तक हमने डिस्कस किया कि बेसिक 3 तरह की कॉस्ट होती हैं जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस प्रोडक्ट पे आपके लग रही होती हैं। मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है ना। ओवरहेड एक्सपेंसेस 3 तरह के होते हैं। अब ये जितनी भी किस्म की एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हैं,
अगर ये डायरेक्टली ट्रेसेबल हो टू अ सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन तो इनको हम कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, और अगर इनमें से कोई भी इनडायरेक्ट नेचर का हो, मतलब विच कैन नॉट बी ट्रेस बैक टू सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो हम ऐसी कॉस्ट को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं। नॉर्मली होगा ये कि जो हमारा मटेरियल और लेबर है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आता है और ओवरहेड एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट कॉस्ट में आते हैं। बट इन सर्टन केसेस सर्टन बिजनेस ऐसे हो सकते हैं जिनका जो मटेरियल जितना कंज्यूम होता है उसमें से कुछ डायरेक्ट नेचर का हो, कुछ इनडायरेक्ट नेचर का हो। मतलब जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है प्रोडक्शन में वो डायरेक्ट कॉस्ट है, लेकिन बिजनेस ने इसी मटेरियल के साथ अपने ऑफिस के सप्लाईज भी ख़रीद लिए थे। मटेरियल कॉस्ट में रॉ मटेरियल भी है और सप्लाईज भी हैं। कुछ ऐसा मटेरियल है जो कि इनडायरेक्टली प्रोडक्शन में यूज़ होता है। अब ऑफिस सप्लाईज जो होते हैं वो तो ऑफिस में इस्तेमाल हो रहे होते हैं ना, लेकिन उस ऑफिस में काम हो रहा होगा, सुपरवाइज़र बैठा होगा, तो फिर उसने शायद स्टेशनरी यूज़ की होगी, पेजेस वगैरह यूज़ करके उसने मेमो सर्कुलेट किए होंगे कि आज इतने यूनिट्स की प्रोडक्शन करनी है, आज इतने यूनिट्स बनाने हैं, इतना रॉ मटेरियल की रिक्विजिशन चाहिए, तो स्टेशनरी पे ख़र्चा आया होगा, वो भी मटेरियल कॉस्ट है। स्टेशनरीज भी चीज़ें हैं, आइटम्स हैं। तो बास टाइम मटेरियल कॉस्ट हमारे पास कुछ डायरेक्ट नेचर की होती है, कुछ इनडायरेक्ट नेचर की होती है। सिमिलरली लेबर कॉस्ट भी बास टाइम कुछ डायरेक्ट नेचर की होती है, कुछ इनडायरेक्ट नेचर की होती है। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। अब लेबर कॉस्ट का मतलब है जो हम वर्कर्स को वेजेस पे कर रहे हैं उसको हम लेबर कॉस्ट कहते हैं। ठीक होती है बात। अब लेबर्स तो प्रोडक्शन पे काम कर रहे होते हैं, पर देयर आर सर्टन लेबर्स जो कि प्रोडक्शन पे काम नहीं कर रहे होते, कहते हैं उनको भी लेबर्स हैं, उनको भी वेजेस पे की जाती हैं। जिस तरह से स्वीपर्स होते हैं या कोई ऑफिस असिस्टेंट्स होते हैं, ठीक है, इनको भी आवर्स के हिसाब से पेमेंट की जाती है, लेकिन ये लेबर नहीं होते। तो इनकी जो पे वेजेस हैं वो इनडायरेक्ट लेबर है, और जो प्रोडक्शन वालों की वेजेस हैं वो डायरेक्ट लेबर है। बात समझ में आती है? तो कहने का मतलब ये, इन सर्टन केसेस ये जो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस हैं, नॉर्मली होता है मटेरियल एंड लेबर्स आर डायरेक्ट कॉस्ट एंड ओवरहेड एक्सपेंसेस आर इनडायरेक्ट कॉस्ट। बट इन सर्टन केसेस मटेरियल में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नेचर की कॉस्ट मिक्स हो सकती है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए हमने इस कॉस्ट की इन्फॉर्मेशन को ज़रा डिटेल में देखना होता है कि ये कॉस्ट किस किस्म की है, इसकी नेचर क्या है। क्यों ज़रूरी है अब ये इन्फॉर्मेशन आइडेंटिफाई करना क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि बास टाइम अगर लेट्स सपोज आप सिर्फ देखना डिसीजन मेकिंग के लिए आपने मैनेजर ने आपसे पूछा है, यू आर द मैनेजरियल अकाउंटेंट, और आपसे मैनेजर टॉप मैनेजमेंट का कोई बंदा है, वो आपसे कहता है कि जी आप मुझे बताओ कि हम प्रोडक्शन पे कितना ख़र्चा डायरेक्टली कर रहे हैं, ठीक है, या हमने प्रोडक्ट्स और बनाने हैं, तो 10 यूनिट्स का मुझे एक नया ऑर्डर आया है, तो इन 10 यूनिट्स को बनाने में मुझे बताओ कितना ख़र्चा आएगा। तो अब ये जो एक्स्ट्रा 10 यूनिट्स बनाने हैं वो बनेंगे सेम फैसिलिटी में, सेम फैक्ट्री में बनेंगे, वही दिनों का हिसाब होगा, वही बिजली का बिल आएगा, सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट वही होगी, लेकिन हमें सिर्फ एक्स्ट्रा थोड़ा सा मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा, लेबर्स थोड़ा ओवर टाइम लगा के प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो इस केस में मुझे सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर की इंफॉर्मेशन चाहिए ताकि मैं बता सकूं कि एक्स्ट्रा 10 मटेरियल्स पे, 10 यूनिट्स पे डायरेक्टली मटेरियल पे कितना खर्चा आना है और डायरेक्ट लेबर पे कितना खर्चा आना है। बात समझ में आती है? इसी कॉस्ट को लेके अगर हम टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहें तो वो होती है या तो मटेरियल्स प्लस लेबर्स प्लस ओवरहेड एक्सपेंसेस, या हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट को मालूम करने के लिए, डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। इन दोनों तरीक़ों से हमें इंफॉर्मेशन सेम ही मिल रही होती है। यहाँ तक बात समझ में आती है? अब ये जो हमारे पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट थी, इसको हम कलेक्टिवली कहते हैं दिस इज़ द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट वो कॉस्ट है जो कि डायरेक्टली कंज्यूम हो रही होती है ऑन द प्रोडक्शन प्रोसेस। किसी प्रोडक्ट पे जो डायरेक्ट खर्चा आ रहा होता है उससे हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट।
मेन कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट है। अगर ये खर्चा नहीं करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। रॉ मटेरियल नहीं हमारे पास होगा तो हम प्रोडक्ट नहीं बना सकते। लेबर्स को हमने वेजेस पे ना किए, लेबर्स ना हो तो हम उनको पेमेंट नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी। तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? प्राइम कॉस्ट कहते हैं। बात समझ में आती है? फिर एक कैटेगरी ऑफ कॉस्ट होती है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन नाम से आप देखो, कन्वर्जन का मतलब होता है एक चीज़ को, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में कन्वर्ट करना। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए जो खर्चा आ रहा होता है उसे हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में जो बिजनेस खर्चा कर रहा होता है उसे हम कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं। कन्वर्जन कॉस्ट में दो तरह की कॉस्ट आती है, डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को कलेक्टिवली कन्वर्जन कॉस्ट कहते हैं और डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर को कलेक्टिवली प्राइम कॉस्ट कहते हैं। एक और क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट देखते हैं। Cost of any business can be classified based on their function. तो दो तरह से कॉस्ट को क्लासीफाई कर सकते हैं, एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट। इस कॉस्ट क्लासिफिकेशंस बाय फंक्शन को समझने के लिए थोड़ा सा ज़रूरी है कि हम ज़रा समझें कि बेसिकली कॉस्ट किस तरह से फ़्लो होती है किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो होता बेस सिंपली ये है कि सबसे पहले जो कॉस्ट बिजनेस करता है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए वो होता है मटेरियल को परचेज़ करना। इस मटेरियल को जो परचेज़ किया है इसको हम रॉ मटेरियल कहते हैं और ये रॉ मटेरियल हमारे पास बैलेंस शीट में लिखा जाता है इन फॉर्म ऑफ इन्वेंट्रीज। फिर इस रॉ मटेरियल के ऊपर बिजनेस एक और दो तरह की कॉस्ट करता है, लेबर कॉस्ट लगती है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट लगती है। ये दो खर्चे होते हैं तो रॉ मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है वर्क इन प्रोसेस में। वर्क इन प्रोसेस का नाम हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं उन अनफिनिश्ड गुड्स के लिए जो कि अभी कम्प्लीटली सेल्स के लिए रेडी नहीं हुई हैं। उनमें थोड़ा बहुत शायद काम बाकी है, ठीक है, अभी ये पूरी तरह से सेल्स के लिए रेडी नहीं है। ऐसे अनफिनिश्ड गुड्स को हम कहते हैं वर्क इन प्रोसेस। इस वर्क इन प्रोसेस को फाइनल टचेस दे के, फाइनल शेप में ला के, फाइनल फॉर्म में ला के नाम दिया जाता है अब हमारे गुड्स कंप्लीट हो गए हैं, ये फिनिश गुड्स हैं। ये फिनिश गुड्स होते हैं जो हम अपने कस्टमर को सेल करते हैं। ये फिनिश गुड्स हम अपने कस्टमर को सेल करते हैं। तो अब इसका मतलब है कि जो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होती है, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस होती है या कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स होती है, ये हमारे पास कहाँ लिखी जाती है? बैलेंस शीट में लिखी जाती है एज इन्वेंट्रीज। जब ये फिनिश गुड्स कस्टमर को हम सेल कर देते हैं, जब फिनिश गुड्स अपनी इन्वेंट्री कस्टमर को सेल कर देते हैं, तब ये फिनिश गुड्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ये फिनिश गुड्स कन्वर्ट हो जाते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। एग्जाम्पल से समझाती हूँ। हम चेयर बनाते हैं, एक चेयर की मैं एग्जांपल लेती हूँ आपको। मैंने एक चेयर बनाई, उस चेयर को बनाने पे मटेरियल इस्तेमाल हुआ, लेबर का खर्चा हुआ, ओवरहेड्स लगे, तो मेरे पास एक चेयर कंप्लीट होती है तो उस पर टोटल खर्चा आया होता है 50 रुपीज़ का, ठीक है। तो ये जो फिनिश गुड इस एक चेयर की वैल्यू बिजनेस के लिए है वो कितनी है? 50 रुपीज़ है। अब बिजनेस जब ये चेयर आगे सेल कर देगा, जब तक चेयर सेल नहीं की है तो ये चेयर मेरी इन्वेंट्री स्टॉक में पड़ी होगी, ये मेरे लिए एक एसेट है, क्योंकि ये चेयर मैं बिज़नेस ओन करता हूँ और मैं ये चेयर को सेल करके बेनिफिट कमा सकता हूँ। तो फिनिश गुड या जो चेयर एग्जांपल की मैं दे रही हूँ, तो वो चेयर बिज़नेस के लिए क्या है? एसेट है। इन्वेंट्रीज आर एसेट्स, ठीक है। अब जब मैं ये चेयर कस्टमर को सेल करती हूँ तो इससे हो क्या रहा है? मेरे पास से एक चीज़ चली गई। अब ये जो 50 रुपीज़ की चेयर थी ये मैंने सेल कर दी है, किसी और को दे दी है, तो अब मेरे पास ये चेयर नहीं रही। इस 50 रुपीज़ की चेयर का आगे फ्यूचर में मुझे कोई फ़ायदा
नहीं मिलेगा। मैंने अभी सेल किया तो मुझे अभी इसका रेवेन्यू मिल गया, अभी इसका फ़ायदा मिल गया, फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ऐसे एक्टिविटीज़ बिजनेस की जो बिज़नेस को फ्यूचर बेनिफिट ना दें वो फिर क्या होती हैं, वो एक्सपेंसेस बन जाती हैं। जब हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में चीज़ें की हुई हैं, मैं रिवाइज़ कर रही हूँ खाली। जब फिनिश गुड्स सेल करते हैं तो फिनिश गुड्स की वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है एक एक्सपेंस में, और उस एक्सपेंस को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहाँ रिपोर्ट किया जा रहा होता है, कहाँ लिखा जा रहा होता है, ये इनकम स्टेटमेंट में हम लिखते हैं। याद है, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो ये वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। बात समझ में आती है। फिर हम उसके अलावा अब ये जो प्रोडक्शन प्रोसेस हो रहा होता है इसमें हमने डिफरेंट टाइप की और एक्सपेंसेस करने होते हैं। कुछ सेलिंग पे ख़र्चा करना होता है, कुछ बिजनेस की एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ पे ख़र्चा करना पड़ता है। ऑफिस में हमारा मैनेजर बैठा हुआ है, फाइनेंस मैनेजर भी बैठा है, उसकी सैलरी पे करनी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक अकाउंटेंट भी है, उसकी भी सैलरी पे करनी है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट है तो मार्केटिंग मैनेजर है, मार्केटिंग के 3-4 लोग हैं जो बैठ कर मार्केटिंग एक्टिविटीज़ बनाते हैं, उनकी भी सैलरीज पे करनी है। हमारे पास एक प्रोक्योरमेंट ऑफिसर भी है जो कि ये जो मटीरियल वगैरह होता है इनको ख़रीदता है, उसकी भी सैलरी की पेमेंट होती है। हमने ऑफिस बनाया हुआ है एक, उस ऑफिस का बिल हम पे करते हैं, यूटिलिटीज़ पे करते हैं, उस ऑफिस में स्टेशनरी इस्तेमाल होती है, तो डिफरेंट एक्सपेंसेस। अच्छा, फिर हमने मार्केटिंग करनी होती है अपने प्रोडक्ट्स की, तो प्रोडक्ट की मार्केटिंग पे भी ख़र्चा आ रहा होता है। हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, हमने गाड़ियाँ वगैरह ख़रीदी हुई हैं जो कि प्रोडक्ट फैक्ट्री से लेके हमारे आउटलेट्स तक लेके जाते हैं, तो जो गाड़ियाँ लेके जाती हैं उनमें फ्यूल वगैरह का ख़र्चा आता है। इन तमाम किस्म के एक्सपेंसेस को कलेक्टिवली कहते हैं सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। ठीक है, तो अगर जो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये कॉस्ट की पेमेंट्स है, ये बेसिकली रिपोर्ट होती हैं। अगर याद हो इनकम स्टेटमेंट में हम क्या करते थे, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता था, और ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर हम माइनस करते थे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो वो जितने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थे वो क्या थे, वो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे। तो ये सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट रिपोर्ट होती है फिर इनकम स्टेटमेंट में अंडर द हेड ऑफ सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो हम जो कॉस्ट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे थे कि कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज प्रोडक्ट एंड पीरियड कॉस्ट, तो याद रखो ये जो रॉ मटेरियल को हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया है, इस टाइम पे, इस एक्टिविटी पे जितना खर्चा आया है वो प्रोडक्ट कॉस्ट है। और जब हमने बाकी सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस किए हैं, ये कॉस्ट कहलाती है पीरियड कॉस्ट। ये सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस स्पेसिफिक टू सर्टन पीरियड होते हैं, और ये जो रॉ मटेरियल वगैरह, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट होते हैं, दे आर पर्टिकुलर टू अ प्रोडक्ट और प्रोडक्शन, तो इसलिए हम इनको प्रोडक्ट कॉस्ट कहते हैं, और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को पीरियड कॉस्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट कॉस्ट क्या है, include expenditures that are necessary and integral to finished products capitalized on the balance sheet until sold। वही बात है कि ये बैलेंस शीट में लिखी जाती हैं एज एसेट्स, और जब सेल हो जाते हैं तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बन जाते हैं और इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट हो रहे होते हैं। पीरियड कॉस्ट क्या है, इंक्लूड एक्सपेंडिचर्स आइडेंटिफाइड more with a time period than with finished products। Expenses on the income statement, they are expensed or reported on the income statement। पीरियड कॉस्ट वो खर्चे हैं जो कि आइडेंटिफाई किए जाते हैं बेस्ड ऑन द पीरियड रादर देन फिनिश प्रोडक्ट्स। अब मैं मार्केटिंग कॉस्ट की बात करती हूँ, तो अब कोई ये मतलब कोई भी बिज़नेस इस तरह से तो मार्केटिंग नहीं करता ना कि हमने 10 यूनिट्स बनाए हैं तो हम मार्केटिंग इतनी कर रहे हैं, 2 यूनिट्स बनाए हैं तो मार्केटिंग पे इतना खर्चा आ रहा है, आज हमने 3 यूनिट्स की प्रोडक्शन की तो मार्केटिंग पे इतना खर्चा आ रहा है। ऐसे तो नहीं होता ना, मार्केटिंग पे खर्चा किया जाता है, पूरे मंथ की मार्केटिंग पे इतना खर्चा आया, पूरे ईयर की मार्केटिंग पे इतना खर्चा आया, पूरे वीक की मार्केटिंग पे इतना खर्चा आया। बात समझ में आई है। अब इस तरह डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट की एग्जांपल ले लो। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है वो खर्चा जो बिज़नेस कर रहा होता है अपने प्रोडक्ट को फैक्ट्री से अपने आउटलेट जहाँ से कस्टमर को सेल करता है वहाँ तक लेके जाने में, क्योंकि कस्टमर फैक्ट्री में तो आके चीज़ें नहीं ख़रीद के जाते हैं ना। तो अब ये जो कॉस्ट हम डिस्ट्रीब्यूशन पे कर रहे हैं, ये कॉस्ट किसी सिंगल यूनिट ऑफ प्रोडक्शन के लिए तो नहीं होती।
आप ये तो नहीं कहते कि फैक्ट्री में 2 यूनिट्स बने थे तो 2 यूनिट्स को हम लेके गए तो इतना खर्चा आया, 3 यूनिट्स को लेके गए तो इतना खर्चा आया। नहीं, आप देखोगे कि पूरे मंथ में आपने कितने चक्कर लगाए हैं फैक्ट्री से उस आउटलेट तक। ऐसी बात समझ में आती है? इसलिए इस किस्म की कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? पीरियड कॉस्ट कहते हैं। आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे कॉस्ट क्लासिफिकेशन को कंटिन्यू करेंगे।